नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मित्रों, इसके पहले कि हम आज एक विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करें, आपसे हम अनुरोध कर रहे हैं कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को क्यूवाइब के फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और हमारा जो रंबल क्यूवाइब है उसे भी फॉलो करें और QYibe.in और प्रकाश TV.in। QYibe.in हमारे अंग्रेजी का प्लेटफॉर्म है और हिंदी में न्यूज़ के लिए प्रकाश TV.in को आप सर्च कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं और यूट्यूब का जो लोग मेंबर बनना चाहते हैं, वो मेंबर भी बने और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो ज़रूर करें, ये मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से विनती करता हूँ। अब मैंने क्यों कहा कि आज ये हमारा खास शो होने वाला है और आप इसे ध्यान से हमारे साथ ज़रूर जुड़ें, अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें। वो साथी जो हमें जानते हैं कोविड के दौरान, कोविड के दिनों से किस प्रकार से क्यूवाइब नेटवर्क ने कोविड के दिनों में एक विशेष एक्सपोज़े को लगातार करता रहा। आज वो सारे के सारे एक्सपोज़े सच साबित हो रहे हैं। उन दिनों जब हम सवाल उठाते थे, तो बहुत सारे लोग कहते थे कि पता नहीं ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। लोग हमारे ऊपर सवाल उठाते थे कि ये सरकार पर सवाल कर रहे हैं। हमारी कोई मंशा सरकार पर नहीं थी। हमारी मंशा सिर्फ इतनी थी कि हम सरकार को आईना दिखाएं, सरकार को बताएं कि वो लोग जिनके ऊपर आप आश्रित हैं, जिनकी सलाह आप मान रहे हैं, वो आपको गुमराह कर रहे हैं। मैंने उस वक्त भी ये बताने की कोशिश की थी कि राजनेता कोई साइंटिस्ट नहीं है, राजनेता कोई डॉक्टर नहीं है, राजनेता कोई बहुत बड़े स्ट्रेटेजिस्ट नहीं होते हैं। वो जनता का ख्याल रखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। लेकिन राजनेताओं को जो लोग सलाह देते हैं, वो डोमेन एक्सपर्ट होते हैं और उन डोमेन एक्सपर्ट्स ने हमारी सरकारों के साथ, हमारे विपक्षी नेताओं के साथ, सबके साथ दगा किया, धोखा दिया, उन्हें गुमराह किया, उनसे झूठ बोला और देश के साथ अब वो जाने में उनसे गद्दारी हो रही थी या जानबूझ अनजाने में हो रही थी या जानबूझ करके देश के साथ वो इतना खतरनाक खेल रहे थे, खतरनाक खेल खेल रहे थे। कोविड सिर्फ एक महामारी नहीं थी। कोविड के बहाने क्या-क्या पूरी दुनिया में चल रहा था, इस पूरे एक-एक प्रकरण के बारे में क्यूवाइब नेटवर्क, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डॉक्टरों, साइंटिस्टों की बड़ी टीम ये जानकारी सरकार को मुहैया करा रही थी, अपोजिशन के नेताओं को दे रही थी। लेकिन उस वक्त ना तो सरकार के कोई नेता सुनने के लिए तैयार थे, ना अपोजिशन के कोई नेता सुनने के लिए तैयार थे। इक्का-दुक्का जो नेता सुनने के लिए तैयार भी हुए, उन्हें राजनीतिक खामियाजा भुगतना पड़ा और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का सामना करना पड़ा। लेकिन तब भी हम लोगों ने उन्हें एक्सपोज़े किया था कि ये महामारी सिर्फ महामारी नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा खेल है। उसके बाद हम लोगों ने ये भी एक्सपोज़े किया था, ये जो डिजिटाइज़ेशन ऑफ मनी हो रहा है, उसके बारे में भी बताया था। ग्रेट रीसेट के भी बारे में हमने बताया था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में बताया था। यूएस एड के बारे में बताया था। ओपन सोसाइटी के बारे में बताया था। ओडीआर फाउंडेशन, सोरोस के फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, सबके बारे में, यूनिवर्सिटीज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, मोंटेग्यो यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, इन सब में क्या खेल चल रहा है, कैसे पूरी दुनिया को नियंत्रित करने की एक साजिश चल रही है, सबके बारे में क्यूबाइब नेटवर्क ने पूरा आज मुझे गुमान है और बहुत अपने ऊपर गर्व हो रहा है कि हमने उन हालातों में जब कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था, जब कोई वीडियो नहीं चलता था, ऐसे प्लेटफॉर्म पर भी वीडियो नहीं चलते थे, टेक डाउन हो जाता था, तब हमने उस लॉ को जलाए रखा और जो ऑल्टरनेटिव मीडिया आया, रंबल या बिटचुट, उसके माध्यम से पहुंचने की कोशिश की और जनता तक हम पहुंचे। आज मुझे खुशी है मित्रों कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आंखें खुल गई हैं। अब उनके ही सलाहकार जो अब बने हैं और मुझे खुशी है कि सान्याल साहब के सौजन्य से उन तक सलाह पहुंच रही है। उन्हें सलाह अब मिलने लगी है कि ये जो कुछ भी हुआ महामारी के दौरान और जो कुछ भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है, उसे दूसरे नजरिए से देखने की जरूरत है और वो देखा जा रहा है।
मित्रों, आज मैं आपको तफसील से बताने जा रहा हूं भारत को टुकड़ों में बांटने की जिन लोगों ने सुपारी ली, वो अनजाने में सुपारी उन्होंने ले ली थी या जानबूझकर सुपारी ली थी, ये तो नहीं कह सकते। क्योंकि 70s के दशक में जब इंदिरा गांधी सरकार में थी तब भी सीआईए अपना काम करता था, और आज जब मोदी सर्वशक्तिमान है तब भी सीआईए एक्टिव है, एक्टिव थी। लेकिन ट्रंप और एलन मस्क के सत्ता संभालते ही सब पर अब हथौड़ा चलना शुरू हो गया है। हाल के दिनों में मैं करना नहीं चाहता था इस मुद्दे पर आपसे बातचीत, लेकिन आपको यह बताना बेहद जरूरी है कि क्यूबाइड नेटवर्क ऐसे हर मुद्दों को जिसे मीडिया छूना नहीं चाहती, जनता बहुत आयत में बात करना नहीं चाहते, उन मुद्दों को क्यूबाइड नेटवर्क कैसे सारी बगावत मोल लेकर के उठाता रहा है, लगातार उसकी लड़ाई लड़ता रहा है, सच को सामने लाने की मुहिम करता रहा है। हम लोगों ने उस वक्त कहा था कि ये फैक्ट चेक के नाम पर, मिस इन्फॉर्मेशन के नाम पर, इन दोनों शब्दों के बारे में एक बहुत बड़ी रणनीति बनी है, पूरी प्लानिंग हुई है कि जैसे ही उनका एजेंडा चलेगा तो दूसरे लोग जो उनके एजेंडे को समझते हैं वो सतर्क हो जाएंगे और वो दूसरा नैरेटिव पब्लिक डोमेन में रखेंगे। तो उस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए क्या तरीका हो सकता है, तो उन्हें कहा जाएगा कि ये मिस इन्फॉर्मेशन है और ये इनका फैक्ट चेक करते हैं। तो फैक्ट और मिस इन्फॉर्मेशन, ये दोनों शब्द को उन्होंने हथियार बनाया और इस बार कोई ऐसी रणनीति उन्होंने छोड़ी नहीं जिसमें ये लोग टैप नहीं हुए, ये पूरी तरह से टैप हो गए। सोरोस की सोसाइटी है ओपन सोसाइटी और एक न्यूज संगठन है इंटर न्यूज। ये कोई न्यूज ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इनका कोई पब्लिकेशन नहीं होता है, ये कोई समाचार प्रकाशित नहीं करती है, ये कोई ब्रॉडकास्ट नहीं करती है, इनका कोई टेलीविजन चैनल नहीं है, कोई प्रिंट नेटवर्क नहीं है, कोई डिजिटल नेटवर्क नहीं है, लेकिन नाम है इंटर न्यूज। बना बहुत पहले, कब किस साल बना ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। इंटर न्यूज काम क्या करती है? इंटर न्यूज सीआईए के साथ मिलकर के पूरे दुनिया में अपना नैरेटिव फैलाने का काम करती है। जो वो नैरेटिव चलाना चाहती है वही नैरेटिव चलाती है। मोडस ऑपरेंडी है कि वो दुनिया भर के चुनिंदा जर्नलिस्टों को ट्रेनिंग देती है और ट्रेन करके उसे अलग अलग मीडिया हाउसेस में प्लांट करवाती है। भारत में इंटर न्यूज ने भी वही किया। इंटर न्यूज के जो सर्वा हैं वो जॉन मैं आपको पूरा नाम अभी पढ़ के सुनाता हूं। जॉन बॉरगॉल्ट, ये एक लेडी है जॉन बॉरगॉल्ट, ये इंटर न्यूज की मुखिया हैं। और ये जॉन बॉरगॉल्ट सीआईए के साथ मिलकर के और यूएस एड के साथ मिलकर के, यूएस एड क्या है? यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल डेवलपमेंट एड, डेवलपमेंट के लिए जो फंड देती है, अमेरिका की सरकारी संस्था है जो पूरी दुनिया में इंटरनेशनल डेवलपमेंट के नाम पर अलग अलग एनजीओ को आर्थिक मदद करती है। यहां पे उन्होंने अलग अलग कैटेगरी में यूएस एड ने भारत में काम किया। आपको याद होगा बहुत पहले एड्स कैंपेन चला था, पोलियो इरेडिकेशन कैंपेन चला था, जो इंडस्ट्रीज में जो वर्कर्स हैं उनके लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए वो काम करती थी। ये सब सामने से दिखाने के लिए होता था। असल काम होता था कि चुनिंदा लोगों को अपने साथ जोड़ करके उनको ब्रेन वॉश करके अपना जो उनका एजेंडा है उस एजेंडे पे उस देश को आगे बढ़ाना, ये उनका असल मैंडेट था। और इसमें यूएस एड के साथ अमेरिकी सरकार फंड मुहैया कराती थी, सीआईए रणनीति बनाती थी। सीआईए क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है, अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी है। तो सीआईए
उसकी रणनीति बनाती थी। सीआईए रणनीति बनाती कैसे थी? तो वहां के बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन थे जिन्होंने अलग-अलग फाउंडेशन बनाए थे। उसमें फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन और सोरोस का ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। ये सारे फाउंडेशन के माध्यम से यूएस एड काम करती थी। अब फ्रंट में ये सारे फाउंडेशन है और उस फाउंडेशन से अलग-अलग देशों में लोग अलग-अलग देशों के एनजीओ को अपने साथ जोड़ने का काम करती थी। भारत में भी पीछे यूएसएड, सीआईए, आगे सोरोस का ओपन सोसाइटी, रॉकफेलर फाउंडेशन, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन और फोर्ड फाउंडेशन। अब ये चारों पांचों फाउंडेशन मिलकर के भारत में अलग-अलग एनजीओ के साथ मिलकर के काम करती थी। उसमें एक बहुत चर्चित नाम आ रहा है सोनम कपूर के देवर का और उनके हस्बैंड का। सोनम कपूर का एक एनजीओ है। वो क्या काम करती है साहब? वो काम करती है कि गारमेंट इंडस्ट्रीज के जो वर्कर्स हैं, वो जो बाहर से गांव ग्रामीण इलाकों से वर्कर्स आते हैं, तो गांव में उनका परिवार रहता है, वो शहरों में आते हैं या इंडस्ट्री में जाते हैं, वहां वो अकेला फील करते हैं। तो उनके लोनलीनेस को खत्म करने के लिए एम्यूजमेंट का, उन्हें प्रोत्साहन देने का, उनके मनोरंजन का, उनके हेल्थ केयर का, ये सब ख्याल रखने का काम करती थी सोनम कपूर के हस्बैंड और उनके देवर का एनजीओ। उनको भी 7,75,000 उनको मिला यूएस एड से। अब ये डायरेक्ट पैसा मिल रहा है ऐसे ऐसे एनजीओ को। यूएस एड या तो अपने अमेरिका के जो बड़े फाउंडेशन है उसके माध्यम से पैसा देती थी या डायरेक्ट पैसा भी देती थी। तो इन्हें डायरेक्ट पैसा मिला। सोनम कपूर के जो हस्बैंड हैं और उनके जो देवर हैं, उनका जो एनजीओ है उनका, लेकिन मत क्या था? गारमेंट इंडस्ट्री में। अब जो मैंने आपको चर्चा की कि भारत में कैसे कोविड के दौरान सब कुछ को कंट्रोल किया गया, सब कुछ को नियंत्रित किया गया। तो ये जो इंटर न्यूज है, ये इंटर न्यूज का काम ही यही होता था, मीडिया को नियंत्रित करना और मीडिया को गाइड करना। फिलॉसफी क्या देते हैं कि मीडिया को इंडिपेंडेंट मीडिया बनाना, वॉइस ऑफ वॉइसलेस बनाना, ये सब कह करके आगे ये बता करके ऐसे ऐसे मीडिया कर्मियों और मीडिया संस्थानों को अपने साथ जोड़ना। तो ये साहब इंटर न्यूज ने क्या किया कि 2020 में 2 ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशन किया और वो 2 ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें डायरेक्ट यूएसएड शामिल हो रहा है। ध्यान रहे, यूएसएड वाया ये फाउंडेशन भी आती है और सीधा पैसा भी देती है। और यूएस एड पर नजर किसकी है? अमेरिकी इंटेलिजेंस की है, सीआईए की नजर है। तो सीआईए, यूएस एड, इंटर न्यूज और अब जो संस्थाएं आएंगी उनका डायरेक्ट कनेक्शन कैसे है, ये आपको समझने की जरूरत है। और कैसे कोविड के दौरान, ना सिर्फ कोविड में, इसके पहले जो मैंने बताया आपको एड्स के मामले में, इसके पहले पोलियो के मामले में, ये सब तरीके होते थे कि हेल्थ केयर के माध्यम से आपके स्वास्थ्य की परवाह करने के माध्यम से हम आपके करीब जाएं, आपके ब्रेन को वॉश करें और उसके बाद जो जो हम कहें वो आप करते रहें। तो यहां इन लोगों का जो प्राइमरी मिशन था वो ये था, यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर स्टूडेंट को कैप्चर करना, मीडिया के पत्रकारों, संस्थानों और इंडिविजुअल पत्रकारों को कैप्चर करना, ब्यूरोक्रेसी के ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन, इनको कैप्चर करना और जुडिशरी के वकीलों, जजों को अपने साथ जोड़ना और जो कॉरपोरेट हैं, कॉरपोरेट वर्ल्ड, बड़े बिजनेस घराने हैं, उनके साथ भी संबंध स्थापित करना। ये सारे मैंडेट थे इन सारे बड़े एनजीओज को, जो कि भारत में अलग अलग एनजीओज के साथ मिलकर के इस काम को अंजाम दे रही थी। पीछे में इंटर न्यूज है। मैंने जैसा आपको बताया कि इंटर न्यूज का कोई पब्लिकेशन नहीं है, कोई चैनल नहीं है, कोई अखबार नहीं है, कोई प्रिंट नहीं है, कोई डिजिटल नहीं है। लेकिन इंटर न्यूज ने क्या किया खेल? इंटर न्यूज का कोलैबोरेशन हुआ भारत में और पीछे में यूएस एड है।
यूएस एड पैसा दे रहा है इंटरन्यूज को, समझ रहे हैं बात को। अब यूएस एड जो इंटरन्यूज को पैसा दे रहा है उसमें से 400 मिलियन डॉलर से भी अधिक भारत में दिया गया, जिसकी एक चर्चा हो रही है कि 21 मिलियन डॉलर यूएस एड ने डायरेक्ट किसी एनजीओ को दिया कि भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए। और इसका निगोशिएशन जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर कुरैशी साहब थे तो उन्होंने एक एनजीओ के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट किया था और उस वक्त 21 मिलियन डॉलर उस एनजीओ को मिला था। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग एनजीओ के साथ मिलकर के यूएस एड, इंटरन्यूज, सीआईए भारत में काम कर रही थी, है और अब पता नहीं कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। अब इसलिए नहीं कर पाएगी क्योंकि भारत के लोगों की आंख खुल गई है, अभी थोड़ी आंख खुली है मोदी जी की, लेकिन असल कहानी ये हो गई है वो भी मैं बताऊंगा कि ट्रंप ने और एलन मस्क ने क्या किया है इन यूएस एड और इंटरन्यूज के साथ। तो इंटरन्यूज और यूएस एड ने भारत में दो संस्थाओं के साथ कोलैबोरेशन किया। पहली संस्था थी डाटा लीड्स, एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। अब ये डाटा लीड्स के जो प्रमोटर हैं वह हैं सईद नजाकत। ये सज्जन जो देख रहे हैं आप, सईद नजाकत, ये डाटा लीड्स के प्रमोटर हैं। डाटा लीड्स का क्या काम होता था? देश भर से डाटा माइनिंग करना, डाटा इकट्ठा करना और उस डेटा को डब्ल्यूएचओ के साथ मिलकर के उस पर काम करना। और अलग अलग, जैसे गूगल को चाहिए, फेसबुक को चाहिए, इधर चाहिए, उधर चाहिए, जिसको किसी को भी डाटा चाहिए वो डेटा मुहैया करके, डेटा का एनालिसिस करके, डेटा मुहैया करके इन सारे ऑर्गेनाइजेशन को देना। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को देना, रॉकफेलर फाउंडेशन को देना, फोर्ड फाउंडेशन को देना या ओपन सोसाइटी को देना, इन सब को देना। अब ये ओपन सोसाइटी, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, यूएस एड के माध्यम से, यूएस एड ने डायरेक्ट 4 बिलियन डॉलर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को दिया सीक्रेटली। ये अभी बड़ा एक्सपोज हुआ है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को यूएस एड ने 4 बिलियन डॉलर दिया और सोरोस को भी, यूएस एड से ओपन सोसाइटी को भी किसी न किसी माध्यम से पैसे मिलते रहे। वो अपना पैसा भी लगा रहा है सोरोस और सरकारी पैसा भी वो निकालता रहा है। अब ये बड़े चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं कि यूएस एड बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को 4 बिलियन सीक्रेटली देता है और वो 4 बिलियन का इस्तेमाल कहां कहां कर रहा है। तो डाटा लीड्स के जो ये सईद नजाकत साहब हैं, ये ठीक 2020 के पहले ये कंपनी बनती है 19-20 में और इनका मैंडेट होता है कि डेटा मुहैया करके मिस इंफॉर्मेशन और फैक्ट चेक के नाम पे बाकी काउंटर नैरेटिव को, काउंटर साइंस को सप्रेस करना, या काउंटर कोई भी जो नैरेटिव है। अगर वो एग्रीकल्चर में काम कर रहा है, डाटा माइनिंग का काम कर रहा है, तो एग्रीकल्चर में अगर किसी ने कोई सवाल खड़ा किया तो उसको बोले कि ये मिस इंफॉर्मेशन है, इनको कोई जानकारी नहीं है। अगर हेल्थ सेक्टर में कोई सवाल उठाया तो उसको बोले कि इनको कोई जानकारी नहीं है, असल बात ये है। अगर फाइनेंस में कोई सवाल उठा रहा है तो फाइनेंस के बारे में भी उसको कहे कि ये गलत बात बोल रहे हैं, जो ये सही बात क्या है जो हम बोल रहे हैं। इस तरह का हर एक डिपार्टमेंटल एक नैरेटिव तैयार करना। अब उनके साथ कौन एसोसिएट हुआ? एक फैक्ट साला नाम की एक कंपनी बनी जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, फैक्ट साला। अब फैक्ट साला के में कौन कौन शामिल है, अब मैं जरा वो बता दूं आपको। फैक्ट साला में शामिल हैं देश के मशहूर इंडियन एक्सप्रेस के किसी जमाने में एडिटर रहे हुए और आजकल प्रिंट के वो एडिटर इन चीफ हैं, शेखर गुप्ता। रितु कपूर, राघव बहल का आपने नाम सुना होगा, जो न्यूज 18 के मालिक थे जब बिक गया, और आजकल वो क्विंट चलाते हैं। तो ये क्विंट से जुड़ी हुई पत्रकार हैं। इनका बैकग्राउंड है रितु कपूर का, ये सेंट स्टीफन से पढ़ी हुई हैं, मास कम्युनिकेशन इन्होंने जामिया मिलिया से किया और उसके बाद इनकी शादी हुई राघव बहल साहब से। राघव बहल साहब की ये पत्नी है और क्विंट की आजकल प्रमोटर है। क्विंट एक वेब पोर्टल है और न्यूज का एक बड़ा पोर्टल है, उनके साथ मिलकर के ये काम कर रहे हैं। तो क्विंट के ये प्रमोटर हैं और एक सॉरी करके हैं वो भी हैं।
तो 3 लोग 4 लोग ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इन और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जिनको आप जान सकते हैं, शेखर गुप्ता को या रितु कपूर को, ये फैक्टसाला के बोर्ड में है। अब फैक्टसाला और डेटा लीड्स ये दोनों मिलकर के काम कर रही है। पब्लिक पॉलिसीज में अभी एक खबर आई है, आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि अब फैक्टसाला के लोग वहां गए कि नहीं गए। पब्लिक पॉलिसीज को लेकर के एक इंस्टीट्यूट है पालमपुर में, वो प्रशांत भूषण जी का कहा जाता है वो इंस्टीट्यूट है, और पालमपुर में इस तरह के मीटिंग्स होते थे, वहां पत्रकारों को ले जाकर के ट्रेनिंग दिया जाता था। 9,000 पत्रकारों को पूरे देश भर में, पूरी दुनिया में ट्रेनिंग दी गई इंटर न्यूज के जरिए। इंटर न्यूज, यूएसएड, डाटा लीड्स, फैक्टसाला, आप कड़ी जोड़ते जाइए। सबके पीछे में, सबके सबसे पीछे में सीआईए, सीआईए के बाद यूएसएड, यूएसएड के बाद इंटर न्यूज, इंटर न्यूज के बाद ओपन सोसाइटी सोरोस की, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन बिल गेट्स की, फोर्ड फाउंडेशन फोर्ड की, रॉकफेलर फाउंडेशन रॉकफेलर कंपनी की, ये फाउंडेशंस, और उसके बाद आ गया डेटा लीड्स और फैक्टसाला, और फिर देश भर के तमाम मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, तमाम इंडिविजुअल जर्नलिस्ट्स, और उसमें जिनके जिनके नाम आ रहे हैं कि ये सारे उनसे जुड़े हुए हैं, मैं उनका नाम यहां पर लेना उचित नहीं समझूंगा, लेकिन चूंकि फैक्टसाला के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रितु कपूर भी हैं और शेखर गुप्ता भी हैं, इसलिए इनका नाम लेना बहुत जरूरी है। अब ये क्या कर रहे थे, सही कर रहे थे, गलत कर रहे थे, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मुझे याद है कि शेखर गुप्ता का जिन दिनों कोविड के दौरान मैं कैंपेन कर रहा था, उस कोविड में जब मैंने सवाल उठाए थे बूटी के ऊपर, जबरदस्ती जो की जा रही थी उसके ऊपर, लॉकडाउन के ऊपर, मास्किंग के ऊपर, जो मीडिया सप्रेस कर रही थी खबरों को उसके ऊपर, तो उस दौरान मैंने शेखर गुप्ता का एक देखा था, एक आइटम जब उन्होंने बनाया था कि ये महामारी की शुरुआत कहां से हुई, कैसे हुई, लेकिन वो गुडी गुडी सी था, वो कोई साइड नहीं ले रहे थे, वो ऐसा लग रहा था कि दोनों पक्षों को रख रहे हैं, और जबकि आवश्यकता थी एक पक्ष को, एक पक्ष के साथ खड़े होने, क्योंकि साफ साफ पता चल गया था कि एक ने बेईमानी की है और एक बेईमान है, एक इस पूरी दुनिया के साथ खेल रहा है और सिर्फ पैसे कमाना उनके उनके दिमाग में है, और दूसरी तरफ लोगों को वो एक बाजार के रूप में ट्रीट कर रहे हैं, लोगों को एक कंज्यूमर के रूप में ट्रीट कर रहे हैं, और उनके जेब से पैसे निकालना, इस क्रम में लोगों की मौत हो जाए उनको परवाह नहीं है। ये साबित हो गई थी। ठीक 1920 में ये सारी गतिविधियां चल रही थी, और इनका काम क्या था? 9,000 दुनिया के पत्रकारों को ट्रेन करना, 9 पत्रकार, मीडिया संस्थान, सबको मिला करके। उस 9,000 में से आप हैरान हो जाएंगे, अकेले 7,000 जर्नलिस्ट, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन भारत से थे। और खाली जर्नलिस्ट ही नहीं थे, जर्नलिस्ट के साथ साथ आप हैरान हो जाएंगे, ग्रामीण इलाकों की सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं थीं, वर्कर्स एसोसिएशन के लीडरान थे, ग्रामीण इलाकों में सरपंच थे, मुखिया थे, जो इनसे रिलेटेड लोग थे। इन सबका एक पूरा कंसोर्टियम बनाया गया। लेबर यूनियन के नेताओं को बुलाना, बार एसोसिएशन के लोगों को बुलाना, जुडिशियल लोगों को बुलाना, ब्यूरोक्रेट्स को बुलाना, पत्रकारों को बुलाना, स्टूडेंट को बुलाना, प्रोफेसर को बुलाना, इन सबको बुला करके इनके ब्रेन को वॉश किया गया। ठीक महामारी से पहले इसकी पूरी ट्रेनिंग हो गई थी, क्योंकि इनको मालूम था कि क्या होने जा रहा है, क्या आने वाला है, और इनको यह भी मालूम था कि जब ये आएगा तो बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं, जो मानवतावादी साइंटिस्ट हैं, राष्ट्रभक्त डॉक्टर और साइंटिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो खड़े होंगे, तो उनको काउंटर कैसे किया जाएगा। तो ये इन्होंने सेना तैयार की, और इसमें सईद नजाकत जैसे लोगों ने अपने आप को बेच दिया, और वो पूरा डेटा माइनिंग कर रहा था, और इनको सपोर्ट कर रहा था वो ऑर्गेनाइजेशन ही जिस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए मैं पहुंच भी रहा हूं आपके पास, ये भी सपोर्ट कर रहे थे। मैं उनका नाम यहां पर लेना उचित नहीं समझता हूं, मैंने इशारे में लिया, आप समझ जाइए। ये सारे लोग मिलकर के
आपको याद होगा कि लगातार ये कहते थे बूटी लाओ, बूटी लाओ, बूटी लाओ। इमीडिएटली आप फटाक से कर दो लॉकडाउन, नहीं तो आप तहस नहस हो जाओगे। मास्क पहनो, ऑक्सीजन की व्यवस्था करो। तो ये सारे लोग नैरेटिव तैयार, ये 7,000 लोगों की आर्मी थी, 7,000। ये लोग न सिर्फ, और महामारी के दौरान इनका ट्रायल हुआ। काम तो ये बहुत पहले से कर रहे थे इंटर न्यूज वाले, जहां आप देखते होंगे कि कास्ट वॉर, कास्ट के लाइन पर जो रिपोर्टिंग्स हो रही है, जो पत्रकार पत्रकारिता कर रहे हैं कास्ट लाइन पे, वो समझ जाइए कि वो इंटर न्यूज, डाटा लीक्स, फैक्ट साला या इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन से, ओपन सोसाइटी, फोर्ड फाउंडेशन से उनको कहीं ना कहीं मदद मिल रही है। ये पूरा कास्ट वॉर कराने की पहले कोशिश की, देश को तोड़ने की पूरी रणनीति बनी। और उसमें ये 7,000 जो आर्मी है, इंटर न्यूज, डाटा लीड, फैक्ट साला, यूएसएड और सीआईए की, ये कंबाइंड, और ओपन सोसाइटी, फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ये सारे मिलकर के इतने हजारों लोगों की एक आर्मी बना रहे थे। और वो आर्मी, अगर किसी को जुडिशरी में कोई बात कहनी है, उसके खिलाफ बात करवाना है, तो यकायक उस तरह की खबरें आने लगेंगी। और ये बहुत ही कोऑर्डिनेटेड स्टाइल में ये काम कर रहे थे। मान लीजिए कि ये कहलवाना है कि लॉकडाउन लगाना बहुत जरूरी है, लॉकडाउन लगाना बहुत, तो एक का एक चारों तरफ से ये 7,000 लोग और संस्थान, इसमें लोग भी हैं और संस्थान भी है, 7 के 7,000 लोग एक्टिव हो जाते थे। और फिर हमारे और आपके दिमाग को हाईजैक कर लिया जाता था। हमारी जैसी आवाज कमतर पड़ जाती थी इनके सामने में, और लोग हमें ही कहने लगते थे कि आप एंटी साइंस हैं या आप गलत बोल रहे हैं। जब हम इस मुद्दे को उठाते थे तो वो ये कहते थे, जबकि साइंटिस्टों के सहारे हम ये मुद्दे उठा रहे थे, डॉक्टरों के सहारे मुद्दे उठा रहे थे। हम कहते थे कि आप देखिए जातिवाद का जहर बो रहे हैं, ऐसा मत बोइए। तो हमें ही लोग उल्टे, हमें सुनना पड़ता था। हम जब बोलते थे कि ये जो बूटी की बात क्यों हो रही है, ये लॉकडाउन लगाने की बात क्यों हो रही है, मास्क पहनाने की बात क्यों हो रही है, जोर जबरदस्ती क्यों किया जा रहा है, बूटी का सर्टिफिकेट देने की बात क्यों हो रही है। और आज भी मैं विरोध कर रहा हूं। आप सभी एयरपोर्ट जाते होंगे, जब एयर यात्रा करते होंगे, ट्रैवल करते होंगे, तो वहां डीजी यात्रा आप देखते होंगे। डीजी यात्रा इन्हीं के षड्यंत्र का एक हिस्सा है। माई गेट, माई गेट ऐप, जो अभी दिल्ली एनसीआर, मुंबई, जहां भी आप जाएंगे वो ऐप एक्टिव है, सारी सोसाइटीज में है। आपके सारे डेटास आपके सिक्योरिटी के नाम पे इनको ट्रांसफर किए जा रहे हैं। अभी भारत सरकार को जानकारी मिली है कि हेल्थ सर्वेस के नाम पे फॉरेन एजेंसीज हमारे यहां हेल्थ सर्वे कर रही थी, और ग्रामीण इलाकों में जाकर के पुरुषों के लिए 22 पेज का सर्वे था और महिलाओं के लिए 90 पेज, 80 पेज का सर्वे था। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे यहां डिवोर्स का राइज बहुत तेजी से हुआ, और इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे यहां नपुंसकता भी बढ़ रही है। ये सारी बातें, ये डेटा लेकर के जो आपको पिल्स खिलाए जा रहे हैं, जो दवाएं दी जा रही हैं, जो दवाएं प्रतिबंधित हैं विकसित देशों में, उन दवाओं का आपके ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा है, और आपके बॉडी को गिनी पिग के रूप में इस्तेमाल करके आपको नपुंसक बनाया जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि शहर शहर अभी आईवीएफ केंद्र खुल रहा है, और वो बड़े ही पॉश इलाके में खुलता है, जहां आपको कहा जाता है कि आप, अगर आप निसंतान हैं तो आपको संतान हो जाएगा। स्पर्म बैंक बनाए जा रहे हैं। ये जो रणधीर इलाहाबादिया था, इसके पिता स्पर्म बैंक चलाते हैं और इनकी माता गायनोकोलॉजिस्ट है। ये सब उन्हीं उन्हीं गैंग से मिले हुए लोग हैं। हार्वर्डियन वकील हैं, इसी गैंग से मिले हुए हैं। और आप उसको साबित नहीं कर पाएंगे। आपको अगर पूछा जाएगा तो आप साबित नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये सारे के सारे 7,000 लोग गैंगअप हैं। ये 7,000 लोग तो वो हैं जो इन ऑर्गेनाइजेशन के सीधे सीधे कांटेक्ट में हैं। फिर 7,000 लोगों ने अपने नीचे कितने हजार लोगों को बनाया होगा, फिर वो जो बनाए होंगे वो अपने नीचे कितने हजार लोगों को बनाया होगा। इस प्रकार से हमारे देश का कोई जिला नहीं,
कोई स्टेट कैपिटल नहीं, कोई जिला नहीं, कोई ब्लॉक नहीं, कोई सब डिवीजन नहीं बचा जहां इनके आदमी पहुंच न गए हों। इनकी पहुंच बहुत गहरे स्तर पर हो गई है और इन्होंने हमारी व्यवस्था को हाईजैक कर लिया है। यह बात बड़ी मजबूती से उन दिनों हम उठाते रहे, सारे कोरोबोरेटिव्स डिटेल देते रहे कि साहब बिल गेट्स क्यों हमेशा बूटी के बारे में बोलता है, ही इज नॉट ए साइंटिस्ट, व्हाई ही इज सेइंग। ये भी बताते रहे कि बिल गेट्स का संबंध सीरम इंस्टीट्यूट से क्या है, ये भी बताते रहे कि बिल गेट्स का संबंध भारत बायोटेक से क्या है। लेकिन हमारे लोग ये समझते रहे कि भारत बायोटेक तो भारत की कंपनी है और भारत बूटी बना रहा है, सीरम इंस्टीट्यूट भारत की कंपनी है, भारत बूटी बना रहा है। उनको नहीं मालूम था कि ये टेक्नोलॉजी जिस पर बूटी वो बना रहे थे वो हमारी नहीं थी, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका की थी। उसको भी फंड किया बिल गेट्स ने। 60 to 80% फंडिंग थी बिल गेट्स की इन दोनों संस्थाओं में। हम चिल्ला चिल्ला करके लोगों को बोलते रहे, लेकिन लोगों ने यकीन नहीं किया। आज जब यूएस एड की बात पार्लियामेंट में उठ रही है, आज जब सीआईए की बात पार्लियामेंट में उठ रही है, तो सारे लोग खड़े हो रहे हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि मैं तब भी चुप नहीं था, आज भी चुप नहीं हूं। मैं तो बस अब तमाशा देख रहा हूं कि देखते जाइए, हमारे प्रधानमंत्री जी अब शायद आपकी आंख खुली होगी। आपके नाक के नीचे आपके मंत्रालय में ऐसे ऐसे मोल बैठे हुए हैं, इन सीआईए के, इन यूएस एड के, इन इन एनजीओज के, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन, ओडीआर फाउंडेशन, और उसके बाद ये डेटा लीड्स, उसके बाद ये फैक्ट साला, ये सब लोग मिल करके हमारे संस्थानों को हाईजैक कर चुका है। तो आप नेता बन भी गए तो क्या फायदा, नियंत्रण तो इनके हाथों में है। अब ये एक्सपोजर हुआ कैसे? आपको याद होगा कि जब ये फैक्ट्स, जैसे इस तरह के फैक्ट चेक और मिस इन्फॉर्मेशन की मशीनरी इन लोगों की पूरी दुनिया में इन लोगों ने तैयार की। अमेरिका में सबसे ज्यादा हुआ। अमेरिका में ये मिस इन्फॉर्मेशन के नाम पर, फैक्ट चेक के नाम पर सबसे ज्यादा सप्रेशन हुआ। वहां तो साइंटिस्टों को फ्रिंज एलिमेंट किया कहा गया। हमारे यहां कम से कम ये हुआ कि हमारे जो साइंटिस्ट थे वो लगातार मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को, पीएमओ को, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को लगातार पत्र लिखता रहा। वो पत्र से भागते रहे, बचते रहे, जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन कोई कार्रवाई भी उन्होंने नहीं की। उनको मालूम था कि जो कुछ भी ये पत्र हमारे पास आ रहा है बिल्कुल सही पत्र आ रहा है, लेकिन वहां तो उन्होंने डिवास्टेटिंग इंपैक्ट किया। एंथनी फॉची वहां पर सारे कॉल ले रहे थे। आज एंथनी फॉची और बिल गेट्स के खिलाफ मैसिव इंक्वायरी लॉन्च कर दिया है बिल गेट्स ने, एलन मस्क ने और डोनाल्ड ट्रंप ने। इसीलिए पूरी दुनिया में कोहराम मच गया है। आपको याद होगा कि ट्रंप चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के पहले भारत आने वाले थे, लेकिन बिल गेट्स के साथ जो प्रधानमंत्री मोदी की हॉबनॉबिंग थी, इसकी सूचना मस्क को मिल गई थी और मस्क के निशाने पर बिल गेट्स थे। मस्क को पता था कि बिल गेट्स एक एंटी ह्यूमन पूरा काम कर रहे हैं पूरी दुनिया में, और संभवतः नरेंद्र मोदी जी को इसकी जानकारी नहीं है। संभवतः वहां के और अपोजिशन के नेताओं को भी इसकी जानकारी नहीं है। अपोजिशन के नेता कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए थे। हम ये सवाल उस वक्त राहुल गांधी से भी पूछ रहे थे। शरद पवार की पार्टी को कैसे सीरम इंस्टीट्यूट ने करोड़ों रुपया दिया, ये भी सबके सामने आ गया। तो इनको इलेक्शन में इनको पैसे मिले, बीजेपी को भी मिले, कांग्रेस को भी मिले, सबको मिले, सबको फार्मा कंपनियों ने खरीदा। अब इस वजह से चुप थे, या कुछ और वजह थी, या जानकारी नहीं थी, या इनको लग रहा था कि नहीं वो देश का भला भी कर रहे हैं, बदले में हमें पैसा भी दे रहे हैं। देश का वो भला नहीं कर रहे थे। आपको भले ही पैसे दे रहे थे, देश का भला नहीं कर रहे थे। अभी एलन मस्क ने कहा कि यूएस एड ने जो 4 बिलियन सीक्रेट पैसा दिया है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को और बिल गेट्स की एसोसिएशन को, और वो डब्ल्यूएचओ को नियंत्रित कर रहा है, वो पैसा वो डब्ल्यूएचओ में डाल रहा है। प्राइवेट डोनर में बिल गेट्स का स्टेक 45% है डब्ल्यूएचओ में, और इसीलिए पहला जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था ट्रंप का, वो डब्ल्यूएचओ से अमेरिका के बाहर जाने का था।
और उसी दिन ये बात तय हो गई थी कि यूएस एड और ओपन सोसाइटी और फोर्ड, इन सारे इंस्टीट्यूशन से जो भारत में पैसे आ रहे हैं, किन किन को जा रहे हैं, इसका खुलासा बहुत जल्द होगा। और वो हो गया। डेटा लीड्स, फैक्ट साला, क्विंट और उसके बाद सारी मीडिया संस्थानें, बड़े बड़े दूरदर्श पत्रकार जिनको इंडिविजुअली भी पैसे पहुंचे हैं, उसकी भी अब इंक्वायरी करनी पड़ेगी। मित्रों, कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, उनकी पत्नी का आईएसआई और सीआईए से क्या संबंध है, ये मैं आपको कल बताऊंगा। दुख इस बात की है कि मोदी की सरकार में भी बहुत सारे, मोदी की पार्टी में भी बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो इन सीआईए, इन इंटरन्यूज, इन यूएस एड से संबंधित हैं, सोरोस के ओपन सोसाइटी से संबंधित हैं, बिल एंड मिलिंडा गेट्स से मिले हुए हैं, गेट्स से मिले हुए हैं। अब संभवतः जब ट्रंप का और एलन मस्क का डंडा चला है, तो बड़े दारोगा के सामने अब जो छोटे दारोगा हैं ना, उनको हथियार डालना पड़ेगा। और हथियार इसलिए भी डालना पड़ेगा क्योंकि ये एंटी नेशनल काम हो रहा है। मोदी जी को मैं ये मान नहीं सकता हूं कि उनको जानकारी नहीं हो। वो क्यों चुप थे, ये तो मोदी जी ही बताएं। लेकिन अब अगर जानकारी हो गई है, तो हमें ये खबर मिल रही है पावर गैलरी से कि मोदी जी को अब पूरे फ्रॉड की जानकारी हो गई है। तो जिस दौरान उन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक को पद्मश्री दिया था, अब उनको शायद पछतावा हो रहा होगा। ठीक है, उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड में कुछ पैसे दिए होंगे। नेताओं का क्या होता है, पैसे दो, इसका क्या मतलब है कि तुम राष्ट्र विरोधी काम करोगे? नहीं, पैसे भी लेंगे तुमसे और राष्ट्र विरोधी अगर काम करोगे तो तुम्हारे खिलाफ एक्शन भी करेंगे। इसी पैटर्न पे मोदी जी चलने वाले हैं। मोदी जी की निगाहें गई हैं खुल, वो नींद से जग गए हैं, सपना टूट गया है। बेईमानों ने हम उन्हें गुमराह किया है। जिन्होंने उन्हें गुमराह किया है, उन सभी गुनहगारों पर, गुमराह करने वालों पर मोदी का एफआईआर जल्द होने वाला है। आप निश्चिंत रहें। और ये सब जेल जाएंगे, सब जिनका रिश्ता सीआईए, यूएस एड और ओपन सोसाइटी से, गेट्स फाउंडेशन से रहा है, जिन्होंने मानवता विरोधी काम किया है, वो सबके सब जेल जाएंगे। कल मैं एक और विशेष बात आपको बताऊंगा, आप तब तक इंतजार कीजिए। मैं आपसे एक और अनुरोध कर रहा हूं, जितनी बात मैंने बताई है उसका, उसके बारे में स्टडी भी कीजिए, उसे देखना भी शुरू कीजिए कि ये डाटा लीड्स क्या है, ये फैक्ट साला क्या है, ये ओपन सोसाइटी क्या है, ये बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन क्या है, ये क्या कर रही है। आगे से आपको लगेगा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग, लेकिन ये सभी हमारे देश के खिलाफ लगातार देश तोड़ने में, देश को हानि पहुंचाने में, महामारी के दौरान जो इन्होंने पाप किया, आज उस पाप का खामियाजा हमारा देश भुगत रहा है। युवा हंसते खेलते काल के गाल में समा रहे हैं। इतनी इतनी बीभत्स मौतें हो रही हैं जिसका कोई आकलन नहीं है। तो जिन्होंने उस वक्त की सरकारों को, उस वक्त के विपक्षी नेताओं को गुमराह किया, मेरा अनुरोध यही है कि विपक्ष के लोग भी और सरकार भी दोनों मिल करके ऐसे गिरोह को एक्सपोज करें जो भारत विरोधी काम में शामिल हैं। और अगर विपक्ष के बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं तो उन्हें मोदी जी जरूर सबक सिखाएं। और आपसे जो मोदी जी गलती हो गई है, उस गलती को जितना जल्दी हो सके सुधार कर लें और अविलंब इन लोगों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करें। विदा लेने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि जिन्होंने YouTube चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया, वो जरूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को अधिक से अधिक, हमारे मेंबर बने। ये हमारी बहुत बड़ी ताकत होगी। QYive.in भी आप लॉग इन करें, prakashtv.in भी करें, फेसबुक और हमारा जो रंबल है और एक्स का प्लेटफॉर्म है उसे भी फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।